हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी की इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे। और इसी कड़ी में मैं आपके सामने पहला चैप्टर हम लोग प्रेसिडेंट से शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग प्रेसिडेंट के रूप में ही देखेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में देखेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति के रूप में देखेंगे। इनमें जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में सोचे। हाँ, पहले बात मैं ये क्लियर कर दूं, ये जो आपका वीडियो होगा वो कोशिश करेंगे डेप्थ में कवर करने का। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, लाइक बीपीएससी एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी जो सीसी का सिविल सर्विस एग्जाम होता है वो दे रहे हो, या टीचर का कोई एग्जाम दे रहे हो जो अभी टीआरई होने वाला है, या कोई भी वनडे एग्जाम है, इसके अलावा जहाँ भी जीएस का रिक्वायरमेंट है, तो आप उन सब के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं अपने वीडियो पे। तो स्क्रीन पे आपको लगा कि प्रेसिडेंट शुरू होगा। तो चलिए आज के वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट संविधान में क्या प्रावधान है। जैसे देखिए, आपको पता है कि संविधान के अंदर कुछ चीज होते हैं, जैसे भाग होता है, अनुच्छेद होता है। हम लोग इन सब के बारे में डिटेल से कवर करेंगे, बट अभी जो हमारा टॉपिक है वो प्रेसिडेंट है, तो उस पर बात करेंगे। तो जो हमारे हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति जो होते हैं वो संघ की जो कार्यपालिका है उसके सदस्य होते हैं। क्योंकि होते हैं संघ के कार्यपालिका। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ पे क्या गया। जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 52 में कहा गया है, आर्टिकल 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग समझ गया। अब राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो क्या है, भारत का राज प्रमुख होता है। भारत के क्या होता है, राज्य प्रमुख होते हैं। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का पहला व्यक्ति कौन होता है, एक मिनट कलर में चेंज कर लेता हूँ। अगर कोई कहे कि भारत के जो पहले व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, तो भारत के पहले व्यक्ति जो होते हैं, आई होप अब व्हाइट कलर आपको विजिबल होगा। भारत के जो पहले व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। प्रथम व्यक्ति वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में तो ये जो है एकता, यानी राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा सुदृढ़ता का प्रतीक इनको माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। अब इससे ये आपका इंट्रो तैयार हो जाएगा, इतना ही चीज है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे चीज में। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाया, इसमें जितने भी राष्ट्रपति अब तक रहे हैं उनके बारे में। अब हम लोग चलते हैं दूसरे इनके एंगल के बारे में, जो होगा आपको इनके निर्वाचन से संबंधित। इनका निर्वाचन कैसे होता है, सबसे पहले समझते हैं कि आपसे आर्टिकल पूछ लिया था। तो आर्टिकल जो 54 है ना, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे काफी शॉर्ट में लिखा है सब कुछ। अब देखिए, अब इनका जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, सॉरी, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है। हम और आप तो जाके वोट नहीं देते हैं। तो ये इलेक्शन के दो टाइप होते हैं। एक समझिए, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है आपको डायरेक्ट इलेक्शन। थोड़ा नीचे चले, ये सब चीज़ों को हम लोग अलग करेंगे। जैसे देखिए, इलेक्शन हुआ या जो निर्वाचन हुआ वो दो मेथड से होता है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन।
ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें खुद आप स्वयं वोट डाले तथा वोट डाले और अपने प्रतिनिधि को चुने। ठीक, और अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुना। अब वो जो प्रतिनिधि हैं वो किसी और को चुनेंगे। ठीक है। वो किसी को चुनेंगे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी हम तो नहीं गए ना, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो प्रतिनिधि वो गए हैं किसी इलेक्शन में। जैसे राष्ट्रपति के केस में ही देखिए, हम आप तो वोट नहीं करने जाते हैं, जाते कौन है, हमारे प्रतिनिधि जाते हैं। ठीक है। तो ये बात आई थिंक समझ में आ गया होगा इलेक्शन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम लोग इनके बारे में देखते हैं, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। देखिए आर्टिकल 54 पहला बात तो उसका प्रावधान करता है। अब इनके लिए बनता है एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ठीक है। निर्वाचक मंडल, जो ये निर्वाचक मंडल बनता है तो इसमें कौन कौन होते हैं, यहाँ से हर साल किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपको रहता है। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं इसको समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए निर्वाचक मंडल में कौन होंगे? पहला, जो संसद के दोनों सदन, संसद में कितना सदन होता है? दो सदन। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य होंगे, दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो, ध्यान देने वाला बात यहाँ पे है कि निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है। उसके बाद आप याद रखिए, जैसे एक हो गया, दूसरा याद रखिए कि विधानसभा राज्य विधानसभा के जो आपके निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है। राज्य विधानसभा के कौन होंगे? जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो होंगे, साथ ही जो दिल्ली हो गया और पुदुचेरी हो गया। ठीक है। तो दिल्ली और पुदुचेरी, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको विधानसभा देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो ये लोग जो होंगे, इन लोगों से मिलकर क्या होगा, इलेक्टोरल कॉलेज तैयार होगा, यानी निर्वाचक मंडल तैयार होंगे। और ये लोग जो हैं ये लोग चुनेंगे। ठीक है। अब चुनेंगे कैसे, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो ये एक होता है PR विथ STP। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए ये आपका चीज है, यहाँ पे नंबरिंग लिखा 1 2 3 4। ठीक है। यानी कि आपका पहला प्रेफरेंस किसको चुनने के लिए, मतलब मान लीजिए सपोज करिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो आप पहले नंबर पे किसको रखे, मान लीजिए A को रखे, दूसरे नंबर पे C को रखे, तीसरे नंबर पे B को रखे, चौथे नंबर पे D को रखे। ठीक है। तो आपका काउंटिंग इसी प्रकार से होगा। ये पहले पहले जब राउंड में काउंटिंग किया जाएगा तो ए वाले को प्रायोरिटी दिया जाएगा आपके वाले में से। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर इस कैंडिडेट को 51% वोट मिल गया, ठीक है, तो 51% वोट मिल गया तो फिर यहीं पे काउंटिंग खत्म हो जाता है। ठीक है। और अगर इनको नहीं मिला, ठीक है, तो अगर मतलब 4 कैंडिडेट है, 4 में अगर किसी को 51% मिल जा रहा है, 4 को में से अगर किसी को भी 51% मिल जा रहा है तो फिर वहीं पर राष्ट्रपति का नाम डिक्लेयर हो जाएगा, फिर आगे का काउंटिंग नहीं होगा। लेकिन यदि किसी भी कंडीशन में फर्स्ट राउंड में अगर किसी को 51% नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट राउंड तक काउंटिंग होगा। और ये काउंटिंग तब तक होता रहेगा, तब तक ये काउंटिंग किया जाएगा जब तक कि किसी एक कैंडिडेट को 51% नहीं मिले। आज तक के इतिहास में एक बात है कि सिर्फ एक बार ही डबल राउंड ऑफ काउंटिंग हुआ है बस। ठीक है। तो ये तो बात काउंटिंग पे आ गए थे, फिर हम लोग और क्या बात करते हैं, निर्वाचक मंडल पे हम लोग थे। तो ये इतना बात समझ में आया होगा। ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि कोई भी जो आपके मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। इनमें भाग नहीं लेते हैं। आई होप यहाँ तक सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब एक बात और समझ लेते हैं, जैसे
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे नॉर्मल डायरेक्ट इलेक्शन में क्या करते हैं, वोट देते हैं। ठीक है, यहाँ भी वोट पड़ता है। वहाँ पे एक वोट का एक चीज होता है, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे वोट वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, वोट वैल्यू जैसे एमपी का अलग और एमएलए का अलग। ठीक है, मतलब सेंटर के लिए जो अलग हो गया और जो स्टेट के लिए हो गया वहाँ पे अलग होता है। हाँ, कोशिश किया जाता है कि इक्वलिटी मेंटेन किया जा सके हर में। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है। जैसे अगर किसी एमपी का निकालना हो, किसी एक एमपी का, तो इसके लिए एक फार्मूला दिया जाता है। एमपी से पहले, सबसे पहले एमएलए का हम लोग समझते हैं कि अगर ये क्या, इसके निकालने के लिए एक फार्मूला है। जैसे टोटल पॉपुलेशन कितना होगा उस किसी राज्य में, राज्य की कुल जनसंख्या। ठीक है, क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या बटा जो उस राज्य में राज्य विधानसभा जो विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित कुल सदस्य कितना है। निर्वाचित, यहाँ ध्यान देने वाला बात यही है कि निर्वाचित कुल सदस्य कितना ज्यादा है। ठीक है, और इसको हम लोग, हाँ सॉरी इधर तो स्पेस नहीं दिख रहा, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इस पूरे को 1000 से। ठीक है, तो इससे ये बात क्लियर हो जाएगा। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी प्रकार से आप इधर ये डिलीट कर दिया जाए। इसी प्रकार से हम लोग बात करें तो एक एमपी का जैसे हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखते हैं कि इनके बारे में, एमएलए के, हाँ सॉरी एमएलए के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं एमपी के बारे में। ठीक है, एक एमपी का मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए एक एमपी के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे। एक एमपी का मत का मूल्य निकालने का मेथड है कि जितने भी राज्य हैं हमारे यहाँ, कितने राज्य, 28 राज्य, इसके अलावा दो यू, एक दिल्ली और एक यूटी को हम लोग काउंट कर, मतलब जब पुदुचेरी को काउंट करते हैं, तो इसमें कैसे निकालेंगे, सभी राज्य के जो भी राज्य है, ठीक है, सभी राज्य के जो विधायक होंगे, यानी सभी राज्य के जो विधायक होंगे, विधायकों का अगर मतमूल का है तो मतमूल हो गया, बटा टोटल नंबर ऑफ कितने संसद होगा। यानी इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि संसद संसद के निर्वाचित निर्वाचित क्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इसमें आपको किसी चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने का कोई निर्णय नहीं है। ठीक है, इसी से एक एमपी के मत का मूल्य निकलता है। आई होप यहाँ तक सब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर यहाँ तक जब क्लियर हो गया होगा तो एक बात और याद रखिए इसमें कि अगर किसी भी प्रकार का राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से विवाद हो जाता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो एक बात तो आपको याद रखना है कि इस विवाद का जो फैसला होगा वो, या निर्णय होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। एंड एक बात और आपको याद रखना है कि जैसे निर्वाचन इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, और इसी बीच में किसी भी प्रकार का डिसीजन प्रेसिडेंट के द्वारा ले लिया गया किसी भी चीज़ में, जैसे बिल में साइन देना होगा, तो बिल आपका एक्ट बन जाएगा। लेकिन अब क्या है कि वो जो उनके द्वारा कार्य किया गया होगा वो वापस नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे आपको पता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख की उनकी भूमिका होती है। ठीक है, संवैधानिक यहाँ प्रमुख है। तो ऐसे में इनको जो है, इनकी सलाह के लिए क्या होता है, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं तो इनका कोई भी डिसीजन जो होता है वो इन्हीं की सलाह पे उनको डिसीजन लेना पड़ता है। इस कारण इनको वापस, मतलब कोई भी डिसीजन जो है अगर निर्वाचन अवैध हो जाए तो भी वापस नहीं लेता। आई होप यहाँ तक सारे बात क्लियर हो गया। अब एक हम लोग लिस्ट देखते हैं। अब देखिए लिस्ट तो मैंने ऊपर ऑलरेडी लगा के रखा है, देखते हैं थोड़ा। जैसे आई होप लिस्ट देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखिए, अभी
सबसे जो पहले हैं, पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये लिस्ट है। और अभी वर्तमान में कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ तक आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगे। लिस्ट का भी मैंने ये काम कर दिया। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, शपथ के बारे में बात है। देखिए, ऊपर तो स्पेस रह गया था। अगर हम लोग इनके शपथ के बारे में बात करते हैं, तो जो शपथ का प्रावधान है ना राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में है? तो ये बात आप याद रखिए कि आर्टिकल 60 में इनके शपथ का प्रावधान किया गया है। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ, ठीक है, क्योंकि जैसे जो दूसरी अनुसूची होता है, तो दूसरी अनुसूची में है तो शपथ के बारे में बात किया गया। एक बार चेक कर लेगा, दो या दूसरी या तीसरी में है ये, ठीक है। तो ये शपथ इनके लिए क्या आर्टिकल है? बाकी लोगों के लिए आर्टिकल अनुसूची में लिखा है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उनके लिए जो शपथ का प्रावधान है वो स्पेशल आर्टिकल है, वो आर्टिकल 60। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका अब तक। तो इनके शपथ में होता है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, ठीक है। तो आपको बस ये आर्टिकल याद रखना है, वो शपथ याद रखने का कोई नीड नहीं है। और अब फिर हम बात करते हैं इनके पदावधि के बारे में। ये मैंने पॉइंट इसलिए लिख दिया क्योंकि जब मैं डिस्कस करूँ तो भूल ना जाऊँ, पॉइंट छूट ना जाए। पदावधि के बारे में बात करते हैं। देखिए, जनरली जैसे आज ही कितना तारीख हो, आज अगर मान लीजिए सपोज करिए 16 जनवरी है, ठीक है। आज के डेट एज्यूम करना कि आज के दिन अगर प्रेसिडेंट पे कोई प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कोई काबिज होता है, तो ये यहाँ पर नेक्स्ट 5 ईयर तो रहेंगे, ठीक है। कितना? नेक्स्ट 5 ईयर उनका कार्यकाल होगा, ठीक। ये तो एक सिंपल बात हुआ कि अगले 5 वर्षों तक रहेंगे। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश चुनाव नहीं हुआ या प्रेसिडेंट नए वाले नहीं है, तब भी पद जो है, पद की शून्यता या पद की रिक्तता ना हो, इसके कारण ये अपने पद पर काबिज रहेंगे जब तक कि कोई इनका जब जब तक कोई और नहीं आ जाए इस पोस्ट पर, ठीक है, तब तक ये अपने पोस्ट पर बने रहेंगे। एक सामान्य शब्द में कह सकते हैं कि कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्षों का इनका कार्यकाल। अब एक बात और भी हम लोग समझते हैं। ये तो हो गया पदावधि के बारे में। अब हम लोग कुछ समझते हैं इनका अर्हता क्या होता है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है। अर्हता में अगर हम लोग बात करें तो दो तीन तो बात एकदम कॉमन है, यहाँ से भी आप याद रखिए क्योंकि ये हर सब एग्जाम में बनता है। देखिए, पहला तो कंडीशन यही है कि जो हो वो भारत का नागरिक हो। देखिए, एक बात यहाँ भी रखिए कि यही, जैसे आपको एक बात बताओ कि यूएसए के अंदर वहाँ के प्रेसिडेंट होने के लिए जरूरी है कि यूएसए में जन्मा व्यक्ति ही वहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है, नागरिक है, सिर्फ नागरिक हो इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब कोई विदेशी भी हो सकता है, कोई देश का भी हो सकता है, ठीक है। नागरिकता प्रदान करने का है ना तरीका। तो जब हम लोग नागरिकता वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे उसकी उसमें ये चीज देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, दूसरा बात हम लोग करते हैं कि उनके अंदर कुछ योग्यता, योग्यता से पहले उनमें एज देख लेते हैं। तो मिनिमम जो एज है वो कितना होना चाहिए? तो मिनिमम एज अगर हम लोग बात करें तो 35 ईयर तो होना चाहिए, ठीक। 35 साल की आयु कंप्लीट होना चाहिए, आधा नहीं, कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा अगर बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि ना, जो लोकसभा जो लोकसभा सदस्य, ठीक है, यानी लोग मतलब सांसद में भी लोकसभा सदस्य बनने के लिए उन एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। इतनी योग्यता होनी चाहिए, ठीक। और एक आपका होता है कि आप किसी भी लाभ के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं, लाभ के पद पर
काफी इतना योग्यता। फिर हम लोग हो गया। फिर और हम लोग क्या देख सकते, शपथ देख चुके थे।